हाय गाइस, हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस लेक्चर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो यार, जैसे आप सबको पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपका डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड लेक्चर कर लिया था, जिसके अंदर हम दो एप्लीकेशंस कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग थर्ड एप्लीकेशन कवर कर रहे होंगे। अब ये थर्ड एप्लीकेशन है क्या माय डियर स्टूडेंट्स? थर्ड एप्लीकेशन जो है वो आपका है बच्चा, टू डिराइव रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम साइंटिस्ट बन रहे होंगे। क्या मतलब सर साइंटिस्ट बन रहे होंगे? मतलब यार, अब हमें भी आता होगा कि फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी के बारे में रिलेशन उसने दिया और हम उसका फॉर्मूला बना सके। अब ये हम भी कर पाएंगे, यानी कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। राइट बच्चा पार्टी, तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे होंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है फिजिक्स ऑन योर टिप्स, आप सभी बच्चों को हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है ना। इस टेलीग्राम चैनल पर ये जितनी भी आपकी पीडीएफ्स है, ये सारी की सारी आपको मिल रही होंगी। जितने भी आगे इंपॉर्टेंट लिंक्स है, जो भी क्लासेस है, वो सब आपको मिल रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो एप्लीकेशन है, ये जो थर्ड एप्लीकेशन है, इसको मैं बेसिकली क्वेश्चन के थ्रू मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। और 2 से 3 क्वेश्चंस के थ्रू करवाऊंगा, फिर उसके बाद आपको एक डीपीपी सॉर्ट ऑफ मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और उसको आपको खुद प्रैक्टिस करना है। राइट बच्चा पार्टी, पहला सवाल जो मैं लेकर आया हूं, जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जो हमारा एनसीईआरटी का ही है, और एनसीईआरटी से देखो ये क्या बोलता है। हमें एक फिजिकल क्वांटिटी देगा, कहेगा ये इस चीज पे डिपेंड करता है, अब इसका फॉर्मूला निकाल दो डायमेंशनली, ठीक है ना। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्या बोल रहा है। कह रहा है सर, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on mass of the bob. पहला, दूसरा लेंथ पे डिपेंड करता है, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। आपको टाइम का एक्सप्रेशन निकालना है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। सबसे पहले आप ये देखो भाई, सिंपल पेंडुलम क्या होता है। मतलब ये जो आपका बता रहा है ना यार, एक्चुअल में एक रस्सी से एक स्फेरिकल बॉब लटका हुआ है, ठीक है ना। इसका कुछ मास m है, मतलब एक स्फेयर सॉर्ट ऑफ, आपने अपने लैब्स में देखा होगा। अभी क्या होता है यार, ये आपका पहले यहां से यहां जाएगा, ठीक है ना। इसके इतना बड़ा बनाने के बजाय छोटा सा ही बना देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। यहां से यहां जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इस एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। मतलब हुआ क्या, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। यानी कि ये एक टाइम पीरियड हो गया जिसमें वो एक बार एक्सट्रीम गया, फिर मीन आया, फिर एक्सट्रीम गया, फिर मीन पे वापस आ गया। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आप देखे होंगे घड़ी में जब 12 बजते हैं तो उसको वो जैसी 12 बजते फिर वो टंग ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे करके आता है। राइट बच्चा पार्टी, और क्वेश्चन के थ्रू उसने यही एक्सप्लेन करा है कि ये जो टाइम पीरियड है बच्चा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस किस के। एक तो इस बॉब के मास के। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो m है, बट m का पावर नहीं पता हमें क्या है, 1 2 3 1/2 कितना है, वो हमने यहां पर a ले लिया। राइट बच्चा पार्टी, दूसरा पार्ट इसने कहा भैया टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की पावर b, माने जो लेंथ गिवन है ना पेंडुलम का लेंथ, ये जो आपका लेंथ है, इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा है भैया, ये अगर ऐसे लटका होगा तो ग्रेविटी वाला फोर्स एक्ट करेगी इसके ऊपर, तो g की पावर c, यानी इन तीनों चीजों पर ये डिपेंड कर रहा है फिलहाल इस समय पे। m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। अब हुआ यूं कि मैंने तीनों को कंबाइन कर दिया, यानी एक तो ये m की पावर a पे डिपेंड करता है, लेंथ की पावर b पे डिपेंड करता है, g की पावर c पे डिपेंड करता है। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो इक्वल टू में आपको कुछ k कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। बिल्कुल लगा लिया भैया, m की पावर a, L की पावर b, G की पावर c। यदि किसी को स्लो लग रहा है तो वो अपनी इसकी स्पीड को तेज कर सकता है, ठीक है ना। बट हमें सभी बच्चों को केटर करना है, सभी बच्चों को देखना है, तो इसलिए यार थोड़ा सा धीरे करना पड़ेगा। अब डायमेंशनली देखना है। आप सबको पता है टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है भाई, पिछले लेक्चर में पढ़ाया मैंने आपको। तो यहां पर m0 L0 t की पावर 1 हो जाएगा बच्चे,
आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये हो जाएगा आपका k, इधर आपका m की पावर a, इधर आपका l की पावर b। अच्छा, और ये जो g है मतलब एक्सेलरेशन है, आपको पिछले लेक्चर से एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला भी मिल गया होगा, जो कि आपका LT-2 की पावर c था। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर, वेरी क्लियर। तो इसका मतलब भैया m0 L0 t की पावर 1 बराबर हो गया बच्चा k, इधर देखो m की पावर a हो गया, बिल्कुल सर, l की पावर b प्लस c t की पावर -2c, t की पावर -2c। क्या हुआ, देखो ये पावर b है और ये c वाला भी है पावर, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। मेरे हिसाब से ये क्लियर है। अब आप अगर देखोगे तो मैं ना, क्योंकि LHS RHS के बराबर है, तो जो m की पावर है, l की पावर है, t की पावर है, सबको कंपेयर करूंगा। इसका मतलब यहां पर मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, दैट ऑन कंपेयरिंग पावर्स को कंपेयर करने पर मुझे क्या मिल रहा है, आपका a इज इक्वल्स टू 0। हाँ भाई, m की पावर a है RHS पे, और LHS में a की जो m की पावर है वो 0 है, तो a किसके बराबर हो गया भैया, 0 के बराबर हो गया। दूसरा, ये -2c जो है ये 1 के बराबर है, तो इसका मतलब सर -2c 1 के बराबर है, इसका मतलब c जो हो जाएगा वो -1/2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब c जो हो जाएगा वो -1/2 के बराबर हो जाएगा। और तीसरा, ये b प्लस c 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सर ये जो मेरा b प्लस c है ये 0 के बराबर, मतलब b जो है वो माइनस ऑफ c के बराबर है। अभी c तो -1/2 है, तो b जो है वो माइनस ऑफ -1/2 के बराबर, यानी b हो गया +1/2। आई होप दिस इज क्लियर। यानी b क्या हो गया बच्चा, +1/2। सर a 0 हो गया, c -1/2 हो गया, और b जो है वो +1/2 हो गया। बिल्कुल ठीक बात है यार। तो इसका मतलब यह है बेटा कि टाइम पीरियड का यहां से ले लेंगे सॉरी गाइस। तो टाइम पीरियड जो है वो आपका कि m की पावर a मतलब m की पावर 0, सही है, l की पावर b मतलब l की पावर 1/2, g की पावर c मतलब g की पावर -1/2, मतलब g की पावर -1/2। अभी आपको एक चीज बता दूं, किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब 1 होता है। सो आई विल से दैट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू k l की पावर 1/2। भैया ऊपर में पावर माइनस है, डिनोमिनेटर में जाके पावर प्लस हो जाएगा, से इन डिनोमिनेटर इट इज गोइंग टू बी प्लस, तो इसका मतलब सर t हो जाएगा k। अभी पावर हाफ का मतलब होता है रूट, पावर हाफ का मतलब होता है रूट L/G। असल में ये आपका फॉर्मूला आया, लेकिन यार इतना बेसिक डेरिवेशन है, इतना बेसिक फॉर्मूला है, हम 11th से भी करके, मतलब 11th में ही हम, ठीक है ना, मतलब तो अगर कोई ड्रॉपर देख रहा है तो उसने तो कर लिया होगा। आप देखो ये जो k है, इस k को आप क्या बोलते हो, 2π। सर पेपर में इतना करेक्ट है, जी हां, पेपर में पूछा जाएगा, दिस विल बी द फाइनल आंसर, बट मुझे पता है तो मैं कह सकता हूं कि टाइम पीरियड इज 2π √ L/G। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। तो ये फाइनल आपका आंसर था। ये एक्सप्रेशन स्कूल में भी काफी बार पूछता होगा आप लोगों से, आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। और आपका जो नीट में है, नीट में यहां से एक हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। प्लीज नोट दिस डाउन, अगले सवाल पे बढ़ेंगे। आपको मैं लगभग हर एक लेक्चर में बोलता हूं कि जब भी आप पढ़ते हो ना, तो एक पानी की बोतल भर के ना अपने पास रख लिया करो। उससे क्या होता है ना, आप एक्टिव रहते हो। अब आप एक्टिव है तो फिर बाकी काम भी हो पाएंगे, है ना बच्चा पार्टी। तो ये हो जाएगा भाई। अब इसी के ऊपर एक और सवाल, ठीक है ना। पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करके खुद से ट्राई करें। जब आपसे बन जाएगा, देखो ये जो मेरा लेक्चर आपके पास आता है ना बच्चा, मैं रिक्वेस्ट ये जरूर करता हूं आपसे कि आप दोस्तों के साथ तो शेयर करो ही करो, लेकिन यार नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कैसा लगा। आपने ये लेक्चर पूरा किया तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या आप मतलब मजे भी ले रहे हो इस लेक्चर की या नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर देखो, फिर तो मतलब क्या है ना कि कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है मेरे साइड से, है ना। और है तो बता दो, आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये कंटेंट जो आपको मिल रहा है एक फ्री प्लेटफॉर्म पे, ये ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है जो यहां पर अभी आपको मिल रहा है। गॉट इट गाइस? तो ये देखो यार, फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन। भाई देखो, सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी के फैक्टर बता दो, फिर एक बार पॉज करके देखना, शायद तब से आपसे बन सकेगा, आप इजीली कर पाओ। वो कह रहा है सर फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? L की पावर A, याद रखना L की पावर A। दूसरा, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M की पावर B। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M की पावर B एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर C। मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो टेंशन की पावर C के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहां तक आपको क्लियर है मैं जो भी बोल रहा हूं। एक तो लेंथ की पावर A, आपका मास की पावर B, मास नहीं है ये, मास पर यूनिट लेंथ है, और ये T जो है ये टेंशन है। अब आपको दो चीजें यहां पर समझने की जरूरत है। ये जो स्मॉल m है बेटा, दिस इज नॉट m, दिस इज बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे भैया तो वो आएगा ml-1। याद रखना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी ml-1। आई होप दिस इज क्लियर। लेंथ का तो एल ही रहेगा। जय माता दी। सॉरी गाइस, अभी टेंशन की बात करते हैं। ये टेंशन क्या होता है? जैसे खिंचाव होता है, रस्सी में खिंचाव यानी फोर्स। देखो हमें इसका बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, ठीक है ना? फोर्स का क्या होता है? ml-t-2। अभी बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला भी पता है, ये भी पता है टेंशन क्या है, फिर भी क्या गलती करते हैं? फाइनल आंसर में टेंशन को कैपिटल T लिख के आ जाते हैं, फिर वहां से हो जाती है गड़बड़। फ्रीक्वेंसी क्या है भैया? फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 1/t, जिसको आप बोल सकते हो T की पावर -1। सही है भैया? पहले आप इसको एक बार सबको एक साथ कंबाइन लिखो। दिस इज पावर L की पावर A, M की पावर B, T की पावर C। सही है भैया? आई होप दिस इज क्लियर। L की पावर A, M की पावर B, T की पावर C। तो यहां पर आपका इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट लिखते, ठीक है ना? K कांस्टेंट लिखते। एक तो ये वाली बात भी हो गई, यहां से हमें ये वाली बात भी समझ में आ जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब डायमेंशनल लिख दो आप सबके, मतलब डायमेंशंस लिख दो आप, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो सबके। न्यू का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? m0l0 t की पावर -1। सही है बच्चे? के अभी l की पावर तो a हो जाएगा यार, लेंथ है ना बच्चे, लेंथ है ना बेटा, तो अभी l की पावर तो a हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, सही बात है। इधर स्मॉल m की जगह मास पर यूनिट लेंथ है, सो ml-1 की पावर b। याद रखना ml-1 की पावर b। और गलती में, जल्दबाजी में इस कैपिटल T को कैपिटल T ही मत लिख के आ जाना, क्योंकि टाइम से रेजोनेट कर रहा है तो आपको वहां पर गड़बड़ हो जाती है। अभी पता है सर ये गलती थोड़ी करेंगे बेटा, जब प्रेशर होता है ना तो प्रेशर में जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस करी होती है उतनी ज्यादा चीजें आपकी सही होती है। अगर एक ही बार करा होगा पूरे चांसेस है कि आप कैपिटल T को वहां पर ml-t-2 ना लिख के कैपिटल T लिख के आ जाओ। अब इसके लिए क्या होता है ना, इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको पूरा रात में कम से कम, मतलब एग्जाम से पहले 2 दिन तक तो एटलीस्ट आपको, जैसे आपका 24 को अगर पेपर है फॉर एन एग्जांपल, तो आपको 23 को और 22 को तो कम से कम 8-8 घंटे की नींद लेनी है। उससे रूटीन होता है, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वही चीज की सपोर्ट करेगा आपको, जो मतलब आप समझो जैसे आपने अगर सपोज करते हैं कि आपने 8 घंटे की नींद ले ली, अब आपका दिमाग जो है ना शांत है, तो जो चीजें आपको आती है बहुत अच्छे से वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिसमें सोचना पड़ेगा तो आप सोच पाओगे। और अगर आप पूरी रात नहीं सोए हो तो जो कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी ना वो चीज आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि माइंड ऑलरेडी थका हुआ, वो सोचना नहीं चाहता। गॉट इट गाइस? ये चीज आपकी बात हो गई। अब यहां पर इसको जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं सर? m0l0 t की पावर -1 इज इक्वल्स टू k। अब इधर देखो, इधर आप ध्यान से देखना, पहले आप m की पावर ले लो b प्लस c। पहले आपने m की पावर ले ली b प्लस c। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। पहले आपने m की पावर ले ली b प्लस c, राइट है जी? जी हाँ। उसके बाद आपने क्या ले लिया? l की पावर a माइनस b प्लस c, और फिर t की पावर -2c। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर है बच्चा, ठीक है ना? अब अगर इसको आगे मैं लेके चलता हूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऑन कंपेयरिंग पावर्स, ऑन कंपेयरिंग पावर्स बच्चे, ऑन कंपेयरिंग पावर्स b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 0 के बराबर। b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा बच्चे?
0 के बराबर। तो इसका मतलब b जो है वो -c के बराबर हो गया। एक तो ये आ गया आपको। अभी सर्कल मतलब अब बॉक्स मत बनाओ, -2c को आप -1 के बराबर कर दो, माइनस से माइनस कट जाएगा तो c आपका 1/2 हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप बॉक्स बना दो, c क्या हो गया बच्चा 1/2, और अगर ऐसी बात है तो b क्या हो जाएगा -1/2। अभी b क्या आ गया -1/2 और c क्या आ गया बेटा +1/2। c इज +1/2, b इज -1/2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अब लास्ट में एक चीज रह गया, दैट इज ये वाला, ये a माइनस बी प्लस सी। a माइनस बी प्लस सी किसके बराबर है 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है मेरा, a माइनस बी प्लस सी मेरा 0 के बराबर है, तो इसका मतलब सर a तो मुझे चाहिए माइनस ऑफ b की जगह -1/2 प्लस c की जगह +1/2 बराबर 0, और आई विल से a +1/2 +1/2 इक्वल्स टू 0। यहां से मैं इतना कह सकता हूं दैट a +1 इज इक्वल्स टू 0, तो a हो गया -1। अभी a मिल गया मुझे -1, b मिल गया -1/2, c मिल गया +1/2। अभी a मिल गया -1, b मिल गया -1/2, c मिल गया 1/2। फॉर्मूला लिख डालो यहां पर, आप लोग फॉर्मूला लिख डालो यहां पर। तो कैसे करोगे, न्यू इज इक्वल्स टू k m l की पावर a, l की पावर a का मतलब l की पावर -1, l की पावर -1, m की पावर b का मतलब है भैया m की पावर -1/2, ठीक है ना, और फिर t की पावर +1/2, t की पावर +1/2। इसका मतलब न्यू इज इक्वल्स टू k अपॉन l हो जाएगा। ऊपर में t की पावर हाफ है तो नीचे में m की पावर हाफ हो जाएगा, सही है। सो न्यू हो जाएगा आपका k/l √t/m। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। ये आपका फाइनल फॉर्मूला मिल गया, ठीक है ना। आप प्लीज इसको एक बार नोट डाउन करिए अच्छे से, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, ये क्वेश्चन आप इजीली कर भी पाएंगे, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस यहां से अब आप देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिसकी मैं डीपीपी दूंगा आपको। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छे से क्लियर है, आपको नोट डाउन करिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं मैं आपको, उससे क्या होगा फाइनली थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल ही रहे होंगे। सो ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले यार मैं यही आपको बोलूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर किसी भी बच्चे को देखिए प्रैक्टिस नीट की प्रिपरेशन करने के लिए या जेई की प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी है, पास्ट ईयर्स के पेपर लगाना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब लोग वहां से जाके ओसवाल की बुक्स है वो बाय कर सकते हैं, राइट बच्चा पार्टी। अच्छा, यहां से आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। एक प्लैनेट है सन के अराउंड मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, एक प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड मूव कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, और वो प्लैनेट, ये प्लैनेट है भैया, ये आपका सन है, इसके अराउंड घूम रहा है। ये जो प्लैनेट है इसका जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, मतलब एक यहां से यहां पर वापस जब पहुंचेगा तो ये जो टी है बेटा, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, सभी लोग पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं। दूसरा मास पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां तक अभी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रेडियस का भी पता है मुझे और मास का भी पता है मुझे। और तीसरा कह रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, माने टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी की पावर सी। तीसरा जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। आपको डायमेंशनली शो करना है कि सर t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 2 पाई लेके t का एक्सप्रेशन भी लेना है, तो पहले आप t का एक्सप्रेशन निकालिए, उसके बाद देखते क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले जब आपने ऐसा लिखा तो अब इसमें एक चीज की चैलेंज है कि ये जो g है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा। अगर आप 9th क्लास से फेमिलियर है तो 9th क्लास में आपको यह दिया गया था न्यूटन फॉर्मूला से कि फोर्स जो दो बॉडीज के बीच में लगता है वो होता है Gm1m2/r²। बोलो है ना, ऐसा होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू Gm1m2/r²। मैंने कहा ठीक बात है, तो G क्या हो जाएगा भैया, Fr²/m1m2। सो G इज बेसिकली Fr²/m1m2। ये भी ठीक है यार।
अब f का डायमेंशनल फॉर्मूला तो mlt माइनस 2 होता है, r स्क्वायर मानी लेंथ है तो l की पावर 2, और मास मास मतलब kg है यानी m की पावर 2। एक m से एक m कट जाएगा, दूसरा m ऊपर जाएगा, तो ये बना m की पावर -1, l की पावर 1 + 2 3 और t की पावर -2। सही है, ये g का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। तीनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो ये होता है r की पावर a, m की पावर b, g की पावर c, या टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट r a m b g c। सही है बच्चे, आई होप दिस इज क्लियर। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। m को कैपिटल माना है इसने, कैपिटल ही रखना। इसको यहां लेकर चलते हैं, ठीक है ना। और अब क्या बोल रहा है ये, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, m0 l0 t की पावर 1। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। टू डायमेंशनल कांस्टेंट k की जगह आप जो ये मतलब जो कांस्टेंट k है इसकी जगह आप 2 पाई लिख सकते हैं बेटा। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते। अच्छा, r की पावर a है तो r की पावर a का मतलब है l की पावर a, क्योंकि रेडियस तो l है। m की पावर b का मतलब मास की पावर b, और g की पावर c का मतलब बेटा m-1 l3 t की पावर -2 की पावर c है। t की पावर -2 की पावर c है। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ओहो ओहो ओहो, ठीक है ना। ये दोबारा से लिख लेते हैं एक बारी, दोबारा से लिख लेते हैं एक बारी, क्योंकि उधर आपका पावर c छुप गया। सो दिस इज m0 l0 t की पावर 1 इज इक्वल्स टू k ही लिख दो अभी, ठीक है ना। r की पावर a मतलब लेंथ की पावर a, m की पावर b हो गया, और तीसरा g की पावर c का मतलब m-1 l3 t की पावर -2 की पावर c, t की पावर -2 की पावर c। सही है, तो आप एक बारी कंबाइन करिए, m0 l0 t की पावर 1, k की जगह 2 पाई। अच्छा, m की पावर क्या है भैया, एक तो b है और दूसरा -c है, ठीक है। l की पावर क्या है, एक तो a है प्लस 3c है, सही है, 3c, और t की पावर क्या है, सिर्फ और सिर्फ -2c। आई होप ये भी क्लियर है। अभी अगर मैं पावर्स का कंपैरिजन करूं तो आप क्या कंपैरिजन करेंगे बच्चा, यहां से -2c 1 के बराबर, तो इसका मतलब c इज -1/2, तो c कितना आ गया, -1/2। इधर से आपका b -c बराबर 0, तो b इज इक्वल्स टू c, यानी b भी आ गया -1/2। सही है, यानी कि b भी आ गया -1/2। क्लियर है भैया जी, बिल्कुल सही बात है। अब तीसरा आपका a + 3c इज इक्वल्स टू 0, सो a इज -3c, a बराबर -3 इंटू c मतलब -1/2, तो a आ जाएगा +3/2। तो a क्या आ जाएगा बच्चे, +3/2। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। ए बी सी पावर्स आ गई सारी की सारी, जी सर बिल्कुल क्लियर है, पावर्स तो आ गई। तो अब फॉर्मूले में पुट करिए भैया, t बराबर 2 पाई r की पावर 3/2, r की पावर 3/2, उसके बाद m की पावर -1/2 और g की पावर -1/2। माइनस वाले नीचे आ जाएंगे, तो आप कह सकते हैं t बराबर 2 पाई r की पावर 3/2 अपॉन रूट में m इंटू जी, रूट में m इंटू जी। क्या मेरी बात समझ में आ गई, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब ये तो एक्सप्रेशन हो गया भाई, ये तो एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि नीचे में पावर हाफ हो गया और वो दोनों रूट में चले गए। लेकिन उसने पहले कहा था t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। देखो, अगर t का फॉर्मूला अगर तो t इज इक्वल्स टू आपका, या t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है बच्चे, r की पावर 3/2, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा ऑन स्क्वायरिंग, तो t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पावर हट जाएगा r की पावर क्यूब, हेंस प्रूव्ड। ये तो आपको बात समझ में आ गई भाई। फॉर्मूले से t अगर r की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर कर डालो तो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3, r क्यूब।
ये आप 8th चैप्टर यानी ग्रेविटेशन में भी करते हैं इसका डेरिवेशन, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। ये था आज का आपका लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया, अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस हमारा खत्म हो गया, अब हम अगले लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से आपको इतने तो समझ में आ गए ये लेक्चर कि आप दोस्तों के साथ शेयर कर पा रहे होंगे इसको, वो भी प्रॉपर चाती चौड़ी करके कि भाई मैं बोल रहा हूं या मैं बोल रही हूं कि एक बार इसको कर ले, तुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यहां तक ये लेक्चर खत्म है, अगली क्लास से मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी। टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स जरूर ज्वाइन करें। मिलता हूं आपसे आप ही की अगली क्लास में, तब तक के लिए यार ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय लॉर्ड, यस, जय हिंद।